Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगीड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का पाठ 5 घर की याद। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था। वे गांधीवादी विचारक थे, इसलिए इनके संस्कार, इनके कार्य, इनके विचार सभी गांधीवादी थे। इनके गांधीवाद की झलक इनकी कविताओं में स्वच्छंदता और नैतिकता के रूप में दिखाई देती है। सन 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने 7 वर्ष जेल में बिताए थे। नियमित रूप से इन्होंने कविताएं लिखना सन 1930 में प्रारंभ किया। कर्मवीर, हंस, दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रही। उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। सन 1983 में उन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लेखन और संवाद निर्देशन का भी काम किया है। वे आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी रहे हैं और इसके बाद वे दिल्ली भी गए और उन्होंने वहाँ आकाशवाणी में काम भी किया। सन 1985 में मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया था। बच्चों, ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता घर की याद, यह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने यह कविता अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये जेल में चले गए थे, इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, तब घर की याद आने पर इन्होंने इस कविता की रचना की थी। तो आइए पढ़ते हैं हम आज ये कविता घर की याद। तो बच्चों, ये आपकी कविता है घर की याद। यह जो कविता है, जब इन्होंने जेल प्रवास में कविता लिखी थी, उस दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज बारिश होती है और कवि को अपने घर परिवार की बहुत याद आती है और अपने घर से वह दूर हैं, इसलिए वह अपने परिवार के लोगों को याद कर रहे हैं और उनकी याद को उन्होंने कविता के रूप में बताया गया है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी खुशी का पूर है जो। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। इन पंक्तियों में प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित कविता घर की याद से उद्धृत है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित और सक्रिय हो जाती है, अर्थात उन्हें घर की अत्यधिक याद आने लगती है। फलस्वरूप प्रस्तुत जो कवि हैं वो प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। उक्त पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि आज सचमुच बहुत पानी गिर रहा है। रात भर पानी गिरता रहा है, मतलब रात भर से बारिश हो रही है, बारिश के कारण निरंतर पानी गिर रहा है। ऐसे में कवि के मन और कवि के प्राण घर की याद से घिर जाते हैं, यानी उन्हें अत्यधिक घर की याद सताने लगती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि उनका घर बहुत दूर है, परंतु वह जो उनका घर है वो खुशियों से भरा पूरा है, यानी वहाँ पे सभी जगह घर में खुशियाँ फैली हुई हैं। उनके घर में 4 भाई हैं, और उनकी जो बहन है वो मायके आई हुई है, यानी वह अपने पिता के घर आई है। मगर अफसोस है कि उसे मायके में आकर भी दुख ही मिला है।
क्योंकि उसका जो भाई है वो उसकी नज़रों से दूर है। जब वो मायके आई है तो वो अपने भाई से नहीं मिल पाई है, क्योंकि इस वक्त उसका भाई जेल में बंद है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि उसका जो भाई है वो उसकी नज़रों से दूर जेल में बंद है। आगे कवि कह रहे हैं कि घर में आपस में सब जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं, यहाँ बताया गया है भुजा भाई, यानी चारों भाइयों को भुजा के समान बताया गया है, और बहनों को प्यार बताया गया है, यानी प्यार और स्नेह का प्रतीक बताया गया है। अर्थात भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं, और जो बहनें हैं वो प्यार और स्नेह का भंडार है। तो इस प्रकार बच्चों वो अपने जो परिवार के लोगों को याद कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे ना बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं, और अपनी माँ को याद करके वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जेल प्रवास के दौरान जब निरंतर बारिश हो रही है तो उनके मन और मस्तिष्क में घर की यादें आई हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको उनकी याद सता रही है, और इसके माध्यम से वो अपनी पीड़ा को, इस कविता के माध्यम से वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी माँ और अपने पिता के बारे में बताया है। उक्त पंक्तियों के द्वारा कवि ये कह रहे हैं कि मेरी माँ बिन पढ़ी है, यानी कि अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, बहुत दुखों को उन्होंने झेला है। यदि उसकी गोद में सर रख लिया तो फिर कोई दुख बाकी नहीं रह जाता, यानी एक बार अगर माँ की गोद में हम अपना सर रख लेते हैं तो हमारे जो भी दुख होते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अर्थात माँ की ममता के सामने सभी दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। माँ का स्नेह इतना व्यापक, यानी इतना विशाल और शक्तिशाली होता है कि जेल में भी कवि उनको याद कर रहे हैं। उनके स्नेह की धारा, यानी उनका जो स्नेह और ममता का जो उनको ममता की याद आ रही है, यहाँ तक यानी जेल तक भी वह फैली हुई है। जेल में भी वह उनकी उस गोद को, उनके उस ममतामय स्पर्श को वो याद कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। कवि आगे मायूस होकर कहते हैं कि माँ तो लिखना भी नहीं जानती, यदि वह लिखना जानती तो उसका पत्र भी मेरे पास आता और मैं उसे पढ़ पाता। आगे वह अपने पिता की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं, यानी उन्हें अभी भी बुढ़ापा नहीं आया है, वो अभी भी बहुत चुस्त हैं। बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी उनके आसपास भी नहीं फटकता है। पिताजी आज भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उनके पिताजी में इतना साहस है कि मौत के आगे भी वो हिचकते नहीं हैं, अर्थात मौत से भी वो डरते नहीं हैं, और शेर के आगे भी कभी घुटने नहीं टेकते, यानी चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ते हैं। उनकी आवाज आज भी दमदार है, मानो बादल गरज रहे हैं। उनकी आवाज इतनी दमदार है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहे हैं। बेशक पिताजी आज जो भी काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाए, यानी इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से वो काम करते हैं। आज भी वो इतने कर्मशील हैं कि तूफान भी उनके सामने शर्मा जाए। और इसके माध्यम से कह रहे हैं कि आज भी वे अत्यधिक तेज गति और काम करने का दमखम रखते हैं। इस प्रकार जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, वो अपने पिता को और अपनी माताजी को याद कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, नजर घर नजर में तिर रहा है।
चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो बच्चों, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इनमें कवि घर की याद में आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और घर को याद कर कर वो कह रहे हैं कि जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें फैली हुई थी, उन्हें अत्यधिक घर की याद सता रही थी और उसके कारण वो इस कविता के माध्यम से जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं उसमें इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आज भी वे गीता का पाठ करके 260 दंड अर्थात उठक बैठक लगाकर व्यायाम करते हैं। आज भी वो निरंतर व्यायाम करते हैं और 260 उठक बैठक वो लगा सकते हैं। और व्यायाम करने का जो उपकरण होता है, जो एक अस्त्र होता है मुग्दर, उसको हिलाकर आज भी वो व्यायाम कर पाते हैं। जब वे नीचे आए होंगे, जब वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए होंगे। कवि कहते हैं कि मुझे याद करके पिताजी की आंखें नम हो गई होंगी, अर्थात वो मुझे याद करके दुखी हो गए होंगे। पानी बहुत गिर रहा है, आगे कवि कह रहे हैं कि पानी बहुत गिर रहा है और घर की भी मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे घर में चार भाई हैं व चार बहनें हैं, चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार है, अर्थात जो भाई हैं वो भुजा के समान कर्मशील बलिष्ठ है और जो बहनें हैं वो प्यार और स्नेह का भंडार है। उन्हें खेलते या खड़े देखकर, जब सारे भाई बहन आपस में खेलते होंगे, उन्हें खड़े देखकर पिताजी को पांचवे की यानी मेरी याद जरूर आई होगी। कवि कहते हैं कि बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी पिताजी के आसपास नहीं फटकता है, लेकिन वे मेरा नाम लेकर अवश्य ही रो पड़े होंगे, यानी मेरी याद करके, मुझे याद करके उन्हें रोना आ गया होगा। बच्चों, अगला पद्यांश है, पांचवा हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। तो ये जो उक्त पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि वह अपने पिताजी के पांचवें अभागे पुत्र हैं। वे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन पिताजी की नज़रों में वह सोने पर सुहागे यानी सबसे प्यारे हैं। जब भी वे घर में कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं। कवि कह रहे हैं आगे कि आज पिताजी अपने सोने जैसे बेटे को तुच्छ लगा होगा, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि उनका बेटा उनके पास नहीं है, क्योंकि अभाग्यवश उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बंद है। तो आज जब कवियों की चर्चा चली होगी तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा होगा। आगे वो कह रहे हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, जब वह उनको याद कर रहे होंगे, उनके पिताजी जब उनको याद कर रहे होंगे तब उनकी माँ ने उनको समझाया होगा और समझाते हुए उनके मन में भी बहुत दुख हुआ होगा, उनकी माँ जो है उनके मन में भी बहुत दुख हुआ होगा। माँ की आंखों से आंसुओं की धार निरंतर जारी होगी, लेकिन फिर भी वह पिताजी से कह रही है कि जो उनका पुत्र है भवानी वो जेल में बहुत अच्छा होगा, तुम्हें आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, यानी वह बहुत अच्छा है इसलिए तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वह आपके बताए हुए मार्ग पर ही अग्रसर है और यही उसके जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि वह तुम्हारी लीक पर ही चल रहा है, अर्थात तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही वो आगे बढ़ रहा है। जैसा तुमने उसे देशभक्ति की भावना उसके मन में भरी है और देश को आज़ाद कराने के विचार जो आपने उसके मन में डाले हैं, उन्हीं विचारों की वजह से वह देश को आज़ाद कराने के मार्ग पर सक्रिय है और आपके बताए हुए मार्ग पर ही वो आगे अग्रसर हो रहा है।
आगे वो कह रहे हैं पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो आगे उनकी माँ उनके पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि यदि वह आगे बढ़ के पीठ दिखाता, यदि वह आपके बताए हुए मार्ग पर न चलता, यदि वह उसे पीठ दिखाता तो और वापस आ जाता तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होती। अतः आपको अत्यधिक कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस तरह से उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से रोएंगे तो घर के दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे, अर्थात वो भी आपको देखकर कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस तरह उनकी माँ उनके पिताजी को तसल्ली दे रही होगी। इस प्रकार वह जो लेखक है वह याद कर रहे हैं कि घर में किस तरह का माहौल होगा। आगे वो कह रहे हैं पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। तो आगे वो कह रहे हैं कि जब माँ पिताजी को समझा रही होगी कि आपको इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, तो पिताजी उनकी माँ की बातों को सुनकर कह रहे होंगे, वो उन्हें समझा रहे होंगे कि मैं अपने मन की सारी पीड़ा को, उनके मन के सारे दुख को समेटते हुए वह माँ से कह रहे होंगे कि मैं रोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं नहीं रो रहा हूँ और न ही मैं धीरज खो रहा हूँ। आगे कवि सजीले सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सजीले और हरे सावन, तुम पुण्य और पावन हो, तुम चाहे जितना भी बरस लो किंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे और वे अपने पांचवें बेटे की याद को न तरसे, यानी अपने पांचवें बेटों के अर्थात मुझे याद करके वह दुखी न हो, मेरी याद में वो न तरसे, तुम इस बात का ध्यान रखना। आगे वो कह रहे हैं मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जब तुम मेरे घर जाओ तो मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, केवल यही अंतर है कि मैं घर पे नहीं, यानी उनसे दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, यही तुम उनसे कहना। कवि आगे कहते हैं कि इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय हो गया है, बस यही एक अंतर है कि मैं उनसे दूर हूँ इसलिए मेरा जीवन दुखमय हो गया है। मैं यहाँ पर विरस हूँ, यानी मैं यहाँ पर अलगाव का दुख भोग रहा हूँ, उनसे अलग होने का दुख मैं भोग रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं, सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मत कहना, यानी जो मेरे यहाँ कष्ट है उनके बारे में तुम मेरे माता पिता को मत बताना। तुम उन्हें धीरज देते हुए कहना कि तुम्हारा बेटा जेल में भी लिख पढ़ रहा है, यानी वो यहाँ पर भी जेल में भी कविताएं लिख रहा है, और उनसे ये भी कहना कि वो यहाँ पर पढ़ रहा है, यानी वो यहाँ पर लिख और पढ़ रहा है, इस प्रकार तुम उन्हें बताना। आगे वो कह रहे हैं काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और जब तुम उनसे मिलने जाओ तब तो उन्हें कहना कि वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, अनेक लोग उन्हें आज बहुत चाहते हैं, यानी उनका सम्मान करते हैं, और उनसे कहना कि वह मेरे दूर रहने का, मैं उनसे दूर हूँ, इस बात का वह शोक ना करे, अर्थात दुख न करे। आगे वो कह रहे हैं, आगे वो बता रहे हैं और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यूं न कहना
अस्त हूं मैं। तो उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें यह बताना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, अर्थात बहुत सुखी हूँ और मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, यानी निरंतर मैं अपना काम करता रहता हूँ। मेरा वजन 70 सेर हो गया है, या मैंने अर्थात मेरा वजन भी यहाँ पर अच्छा खाने पीने से बढ़ गया है और मेरे पास खाने के लिए ढेर सारा भोजन है, यानी यहाँ मेरे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ खाने पीने के लिए मेरे पास ढेर सारा भोजन रहता है। आगे कवि कह रहे हैं कि उनसे कहना कि मैं यहाँ खेलता हूँ, कूदता हूँ और दुख का भी सामना में डटकर करता हूँ। मैं यहाँ मस्त हूँ, उन्हें ये मत कहना कि मैं यहाँ अस्त हूँ, अर्थात मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मैं डूबते सूर्य की भांति हो गया हूँ, यह बात तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी मत बताना। आगे वो कह रहे हैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। आगे वो कह रहे हैं कि पुनः कवि सावन को संबोधित कर रहे हैं और उससे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे घर वालों को मेरी सच्चाई यानी जो वास्तविकता है वह न बता देना, जो यहाँ की सच्चाई है उसके बारे में मत बताना। उन्हें यह मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, दुख के कारण मेरे घर वालों को याद करके मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है और मैं आदमी से दूर भागता हूँ। उन्हें यह मत बता देना कि मैं यहाँ पर मौन हो गया हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर चुपचाप रहता हूँ। उन्हें यह भी मत बताना कि मैं यहाँ चिंता में डूब जाता हूँ, मतलब घर को याद करके परिवार वालों की चिंता में मैं यहाँ डूब जाता हूँ और इस तरह डूब जाता हूँ कि खुद को ही भूल जाता हूँ। खुद न समझो, अर्थात मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। तुम देखना, सावधानी रखना और जब तुम वहाँ जाओ तो सावधानी से यहाँ की स्थिति बताना ताकि उन्हें कोई शक न हो पाए और वह मुझे याद करके दुखी और चिंतित न हो। इस प्रकार तुम शांति से और सावधानी पूर्वक उन्हें मेरी बात बताना। आगे अंतिम पद्य में वो बता रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। अब तत्पश्चात अंतिम जो पद्य है उसमें कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले और हरे सावन, तुम पुण्य पावन हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम चाहे जितना भी बरस लो, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, अर्थात वो मुझे याद करके दुखी न हो। वे अपने पांचवें बेटे को न तरसे, यानी अपने पांचवें बेटे को याद करके वह दुखी न हो, उनकी आंखों में आंसू न आए। तुम इस बात का ध्यान रखना और सावधानी पूर्वक मेरा संदेश मेरे परिवार वालों को बताना। तो बच्चों, इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र घर को याद करके कविता लिखी है उन्होंने, और उन्होंने अपनी मन की बातों को इस कविता के माध्यम से, अपने दुख को, अपने मन की पीड़ा को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आई थिंक आपको ये कविता अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको दोबारा अपनी बुक से पढ़ें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।